की जरूरत नहीं मुझे। मेरे हमसफर हैं डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। अब नहीं सहना पड़ेगा पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द। डॉक्टर आर्थो है तमाम जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, मैं हूं आर.के. रैना और आप देख रहे हैं हेल्थ कोच। इस प्रोग्राम में हम ऐसी जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं जिससे आप और हम हमेशा स्वस्थ रहें। हम सब जानते हैं कि ज्यादातर बीमारियां हमारे गलत रहन सहन या गलत आहार से होती हैं, जिसमें मोटापा भी शामिल है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार मोटे लोगों की संख्या 1975 से आज तक 3 गुना बढ़ गई है। मोटापा भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। ये अमीर गरीब छोटे बड़े यहां तक कि छोटे बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। परिणाम स्वरूप हृदय संबंधी रोग, जोड़ों की बीमारियां, यहां तक कि कुछ खास तरह के कैंसर भी बड़े तेजी से हमारे देश में फैल रहे हैं। तरह तरह के इलाज है मोटापे के, जिसमें कई इलाज बहुत महंगे भी हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वजन फिर बढ़ जाता है और दोबारा वजन कम करना और भी कठिन हो जाता है। ऐसे में पंचकर्मा एक कारगर उपाय साबित हो रहा है। इसके बारे में आज जानते हैं। हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर नीरज जायसवाल को, जो हमारे देश के जाने माने आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हैं, BA MS और MD हैं। 8 साल का अनुभव डॉक्टर साहब का, और कॉलेज में हमेशा प्रतिभाशाली और टॉपर रहे हैं। अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़े हैं और अपने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी की प्रेरणा से निर्धन व गरीब रोगियों के लिए मुफ्त उपचार करते हैं। अनगिनत रोगियों को जीवन में नई दिशा दी और वर्ष 2013 में हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका हमारे इस शो में। तो पहला सवाल ये जानने की कोशिश मेरी भी है और दर्शक भी जानना चाहेंगे, पंचकर्मा है क्या? देखिए, पंचकर्म एक पद्धति है आयुर्वेद में। जैसे हम मेडिसिन लेते हैं, जैसे एलोपैथी में 2 तरह की पद्धति है, एक जरा मेडिसिन है, दूसरी तरफ पे सर्जरी है। आयुर्वेद में भी ऐसे ही है, एक तरफ दवाइयां हैं, एक तरफ पंचकर्म है। तो पंचकर्म 5 तरह के क्रियाओं को बोलते हैं जो हमारी बॉडी को बेसिकली डिटॉक्सिफाई करते हैं। अभी ये 5 तरह के प्रोसीजर कौन कौन से हैं, इसका निर्धारण ऐसे होता है कि जहां पे दोषों की या टॉक्सिन्स की संख्या ज्यादा होती है उसी मार्ग से उसको निकाला जाता है। जैसे कि अगर हम वमन की बात करते हैं तो इसमें टॉक्सिन्स को हमारे ऊर्ध्व भाग से निकाला जाता है, वॉमिटिंग के थ्रू निकाला जाता है। विरेचन में यही टॉक्सिन्स हमारे लूज मोशंस के थ्रू निकलते हैं। वस्ती में हमें एनीमा थेरेपी दिया जाता है। रक्त मोक्षण में अगर टॉक्सिन्स पूरे शरीर में फैल चुके हैं तो उसको हम ब्लड लेटिंग के थ्रू बाहर निकालते हैं। और अगर दोष हमारे जत्रोर्ध्व अंग में, जो हमारे छाती के ऊपर का हिस्सा है, वहां पे स्थापित है तो नस्यम के थ्रू उसको निकाला जाता है। तो ये 5 प्यूरिफैक्टरी प्रोसीजर्स हैं जो पंचकर्म के नाम से फेमस हैं। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने ओपनिंग में ही कहा कि जितने भी तरीके हम अपनाते हैं वो ना वजन कम करने के, लेकिन कुछ देर के बाद फिर सारे दर्शक वही कहते हैं वजन फिर आ जाता है और उसको घटाना और मुश्किल होता है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो भी इस पद्धति से अपना वजन कम करते हैं पंचकर्मा से, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वजन वो दोबारा आए ना? देखिए, वजन वापस आने का जो मूल कारण है, पहले हम ये नहीं समझते वजन आया क्यों है। हमारे अगर आयुर्वेद की बात किया जाए तो 3 चीजें हैं, आहार है, विहार है और हमारा औषध है। बिल्कुल। अगर आपके खाने पीने में समस्या है, अभी खाने पीने में समस्या 2 तरह से हो सकती है। आप बहुत ज्यादा खाते हैं या आप कंप्लीट डाइट नहीं लेते हैं, मतलब आप खाते बहुत कम है लेकिन फिर भी आप मोटे हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि आपका आहार संतुलित नहीं है। आप एक तरह का न्यूट्रिशन लगातार लेते आ रहे हैं, बहुत समय से लेते आ रहे हैं। तो उसके जैसे हम अगर भारत की बात करें तो भारत में मोटापा प्रॉब्लम नहीं है, आदमी बहुत ज्यादा लंबे चौड़े नहीं है, लेकिन भारत में सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा है, जो पेट के आसपास का मोटापा, पेट के आसपास का मोटापा है वो ज्यादा है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं
और हम एक ही तरह का डाइट लेते हैं। अगर हम देखो भारत के, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहोगे तो आप चपाती ज्यादा खाओगे, तो वो चपाती ही पूरे साल खाते हैं, पूरे सही साल बात है। खाएंगे। अगर आप साउथ में रहते हो तो आप राइस ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। मैं दोनों जगह रहा हूं, तो ये विभिन्नता है। और एक तरह का खाना खाया जाता है। अब दाल ले रहे हैं तो उसके साथ सब्जी लेना जरूरी नहीं है, सैलेड लेना जरूरी नहीं। तो ये मूल कारण हमें देखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है सिर्फ खाने की वजह से मोटापा हो सकता है, ये भी हो सकता है आपका एक्सरसाइज बिल्कुल जीरो हो, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, उस कारण से अगर आप कम खाओगे लेकिन आपका मेटाबॉलिक रेट कम रहेगा तब भी आप मोटे हो सकते हो। तीसरा जो बहुत जरूरी एक कारण है इसके पीछे, वो है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। मोटापा अपने आप में बहुत सारी बीमारियों का कारण है, ये हम सभी बोलते हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियों का एक नतीजा भी मोटापा है। जैसे डायबिटीज है, आपका पीसीओडी आजकल औरतों में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। थायराइड एक ऐसी समस्या है जिसमें बहुत जल्दी से वेट बढ़ता है। वाटर रिटेंशन एक समस्या है, अगर आपको किसी प्रोटीन के प्रति एलर्जी है तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा पानी जो है वो रिटेन करेगी, और आप सुबह बोलोगे कि रात को मैं पतली सोई थी, सुबह उठते ही मेरा जो रिंग्स है वो टाइट हो गई है। तो वो एक रात में आपका मोटापा नहीं बढ़ा है, आपके शरीर ने बहुत सारा जो वाटर रिटेंशन है वो किया है। तो वो वजह जानना बहुत जरूरी है पहले कि मैं क्यों मोटा हो रहा हूं। सिर्फ डाइट करने से पतले नहीं हो सकते हो आप, हो सकता है उसके कारण आपके शरीर में बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ जाएं। तो आप पहले ये समझिए कि आपको बीमारी तो नहीं है, क्या मैं एक तरह का भोजन तो नहीं कर रहा हूं, और क्या मैं बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन तो नहीं कर रहा हूं। इसके लिए आप या तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि आपको ये बीमारी है या इस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की आपको कमी है, वो आप कंसल्ट कर सकते हो। और सीधी सी जो मुझे बात समझ आ रही है, जो पंचकर्मा एक्सपर्ट है वो करने के बाद आपको कुछ गाइडलाइंस दें तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। बिल्कुल। और आपका लाइफस्टाइल से ये शुरू होता है। लाइफस्टाइल पे भी हमने लाइफस्टाइल से आपका शुरू होता है। अगर आप सुबह उठ रहे, अगर आप 2 बजे उठ रहे हो, 12 बजे उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो बिगड़ा हुआ है। तो उसके कारण आप मोटे भी होंगे, आप में हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होंगी। आप उठ तो 5 बजे जाते हैं, लेकिन आप खाना खाते हैं 10 बजे, वो भी बहुत गलत है। उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको कुछ ना कुछ खाना है ताकि आपकी बॉडी को एक मेटाबॉलिक बूस्ट मिल सके। ये सब बातें आप अपने कंसल्टेंट से बात करके और उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर सब करने के बावजूद भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है तो फिर आप आयुर्वेद में आ सकते हैं, आप पंचकर्म थेरेपी ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपका पूरा का पूरा शरीर जो है वो प्यूरिफाई हो जाएगा, मेटाबॉलिकली आप एक्टिव हो जाओगे। तो पंचकर्म करने के बाद भी आप जो है वो अपना वजन लूज करते रहोगे और कभी भी आप अंडरवेट नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे कि पंचकर्मा डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी बीमारियों में लाभदायक तो सिद्ध होता है, तो मैं ये जानना चाहूंगा जो आज का विषय है, मोटापे में इसका कितना रोल है? क्या वो वैसी प्रॉब्लम होती है जैसे हमने डिस्कस किया था, बाकी तरीकों से काम करने के बाद फिर मोटापा आता है और घटाना और मुश्किल होता है, या इसमें कुछ डिफरेंस है? ठीक है, मैं आपके सवाल को 2 हिस्सों में बांटूंगा जी। क्या पंचकर्मा सभी रोगों का एक इलाज है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन उसमें हमारे जो वैद्य हैं या डॉक्टर हैं उनको ये निर्धारित करना होता है कि इसके लिए पंचकर्म चाहिए भी या नहीं चाहिए। अभी यही सिद्धांत हमारा जो आप वेट लॉस की बात कर रहे हो उस पर भी साबित होता है कि क्या इनिशियल स्टेज पे पंचकर्मा दे देना चाहिए या उसके लाइफस्टाइल को सुधारना चाहिए। अगर आपका लाइफस्टाइल नहीं सुधरा है, आप पंचकर्म करके वेट लॉस कर रहे हो और उसके बाद आप फिर से वही 10 बजे उठ रहे हो, बहुत सारा खाना खा रहे हो, एक ही तरह का खाना खा रहे हो, तो आपका वापस वेट आ जाएगा। वो आप कोई भी तरीका कर लीजिए, आप बेरियाटिक सर्जरी से लेके कोई भी तरीका कर लीजिए, वो वापस आएगा। तो हमारा जो शुरुआत होगी वो लाइफस्टाइल से होगी। फिर अगर आप उस श्रेणी में पढ़ते हो कि आपको पंचकर्म की जरूरत है तो आपको पंचकर्म लेना चाहिए। और पंचकर्म में भी इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। जैसे हमने एक शुरू में बोला कि 5 तरह के कर्म है, क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इसके आगे बहुत सारे सब टाइप हैं। तो वो स्पेशलाइज्ड कौन सा पंचकर्म देना है, ऐसा मोटापे के लिए एक पंचकर्म देना है ऐसा नहीं है। हो सकता है बीमारी के लिए आपको अलग से पंचकर्म देना पड़े और आपके मोटापे के लिए अलग से पंचकर्म देना पड़े। और कभी कभी जैसा आप बोल रहे थे कि मोटापा किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है, ये नहीं? हाँ बिल्कुल, वो उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। अगर बीमारी जैसे पीसीओएस का पेशेंट्स है तो उसके लिए हमें हो सकता है उत्तर बस्ती का भी यूज करना पड़े, विरेचन का हमें इस्तेमाल करना पड़े। तो पहले हम बीमारी को ठीक करेंगे, आपके लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे, उसके बाद वेट लॉस तो उसका बाय प्रोडक्ट है। इट्स नॉट द एम, इट्स अ बाय प्रोडक्ट। अगर आपका लाइफस्टाइल सही है, आपका खाना सही है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप वैसे ही हेल्दी होंगे। उसके लिए कोई अलग से एफर्ट करने का जरूरत नहीं, जो आजकल बहुत ज्यादा कर रहे हैं लोग। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा।
लाइफस्टाइल में बीमारियों से कैसे रहें दूर और कैसे रखें अपने आप को एकदम फिट, जानने के लिए देखना न भूलें आरके रैना के साथ कार्यक्रम हेल्थ कोच प्रत्येक रविवार रात्रि 10 बजे से सिर्फ दिशा टीवी पर। स्वागत है आप सबका। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर जसवाल के साथ पंचकर्मा के बारे में। सो डॉक्टर साहब, आप कैसे पंचकर्मा से मोटे लोगों का इलाज करते हैं, तो कितना कारगर रहता है? नहीं, कारगर तो ये सभी में रहता है और बहुत कारगर होता है, लेकिन पंचकर्म हमें ये समझना पड़ेगा, हमारी बॉडी में दो तरह के टिश्यूज हैं। एक मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है जो, और एक मेटाबॉलिकली इनएक्टिव टिश्यू है। मैं इसको समझाता हूं। जैसे हमारी बॉडी में अगर चर्बी बढ़ती है तो वो एक मेटाबॉलिकली इनएक्टिव टिश्यू है। अगर हमारी बॉडी में मसल बढ़ता है तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है। तो जो मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू होगा उससे आपका वेट जल्दी लूज होगा। जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव टिश्यू होगा वो आपके शरीर का बल्क बढ़ाता रहेगा, लेकिन आपका वेट लॉस में बिल्कुल भी सहायक नहीं होगा। इसके साथ एक समस्या और भी है। हमारे शरीर में अगर बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाता है, हम जल्दी थकावट महसूस करते हैं। हमारे टिश्यू जो मेटाबॉलिकली एक्टिव भी हैं वो भी कम काम करते हैं। तो उस सिचुएशन में वजन घटाना और मुश्किल होता जाता है। इसीलिए आपका शरीर फैलता जाता है, लेकिन आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती जाती है और आपका वजन घटाना बहुत मुश्किल होता जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। आपका लिवर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा, आपके इंटेस्टाइन क्लियर नहीं, आप सुबह उठते आप फ्रेश फील नहीं करते हो। इन केसेस में जब आप पंचकर्म करते हो तो ये डिटॉक्सिफाइंग प्रोसीजर है। तो ये आपके स्टमक से लेके, आपके लिवर से लेके और टिश्यू लेवल तक जितने भी स्रोतस होते हैं, चैनल होते हैं, जिससे एनर्जी जाती है, वेस्ट बाहर निकलता है, ये सारे चैनल है हमारी बॉडी में, इन सब का सफाई होती है। जब इनकी सफाई होती है तो हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। इसीलिए पंचकर्म से लूज किया गया वेट बहुत जल्दी वापस आता नहीं है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ लाइफस्टाइल रखते हैं अपना तो ये कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर आप उल्टा सीधा खाते हो तो आप कुछ भी करिए, फिर आपके लिए कोई भी तरीका जो है वो कारगर नहीं हो सकता है। ये आपने सही बात करी कि हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव भी ये है कि हम लोगों को लाइफस्टाइल के बारे में इतना जागरूक करें कि अस्पताल जाने की नौबत ही न है। और अब मोटापे में आप क्या लाइफस्टाइल रिकमेंड करते हैं जैसे एज अ पंचकर्मा एक्सपर्ट? बिल्कुल, अगर हम आयुर्वेद की भी बात करें तो मैंने पहले कहा कि आहार इतने वो स्टेक अगर वो यूज करें तो हो सकता है पंचकर्मा की भी जरूरत ना पड़े। बिल्कुल, पंचकर्म तो मैंने पहले कहा कि वो वैद्य की डिस्क्रिशन पे है कि उसको पंचकर्म देना है या नहीं देना है, पेशेंट को जरूरत है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको जाना है तो आपको पंचकर्म ही होना है। तो इसमें आयुर्वेद क्या बोलता है कि 3 चीजों का बड़ा महत्व होता है, आहार, विहार और फिर औषध, और फिर भी काम न चले तो पंचकर्म। तो जब हम आहार के ऊपर आते हैं तो आपको एक संतुलित भोजन खाना है। वो संतुलित भोजन क्या होता है? उसमें कुछ मैक्रोज होते हैं, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट इस % पे होने चाहिए, आपके फैट इस % पे होने चाहिए, आपका प्रोटीन इस उसका जो कॉम्पोजिशन। ईमानदारी से एक बात करूं, जब डाइटिशियंस हमें ऐसे लेवल पे गाइड करने के परसेंटेज वाइज और इतना, वो बड़ा मुश्किल रहता है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे जो दिनचर्या कैसी हो, क्या खाना चाहिए टाइम टू टाइम, जो आम आदमी को समझ में आ जाए। दिनचर्या हमारी स्टार्ट होती है, देखो आयुर्वेद तो बोलता है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अभी हर कोई 4 बजे, हम भी मेट्रोज में रहते हैं, कई बार समस्याएं होती हैं कि आप 4 बजे उठ के नहीं बैठ सकते हो, बट एटलीस्ट 6 बजे आप उठ सकते हैं। अगर आप 6 बजे उठ रहे हो तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? आपको फ्रेश होना चाहिए। उसके बाद विदिन हाफ एन आवर आपको कुछ ना कुछ सॉलिड जो है वो खाना है। वो आपके ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, वो आपका एक फ्रूट हो सकता है, और आपको अपने खाने के बीच में बहुत लंबा गैप नहीं करना है। आपने सुबह खा लिया, आप अपने काम पे चले गए और फिर आप सोच रहे हो कि मैं शाम को मैंने कुछ खा लिया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है ये चीजें। तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो पूरा का पूरा खाना बहुत संतुलित होना चाहिए। जो खाना है आपका, उसके मैक्रोज और माइक्रोज दोनों बहुत अच्छे होने चाहिए। ये आपको कोई भी डॉक्टर बता सकता है, डाइटिशियन बता सकता है कि आपको कितनी जरूरत है। नेट पे आजकल बहुत ज्यादा इसके बारे में लिखा जा चुका है। फिर भी मैं कहूंगा नेट से ज्यादा मत पढ़ो, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। और जो तीसरी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है वो है कब खाना है। अगर आप 12 बजे खा रहे हैं, अगर आपका दिनचर्या ऐसा है कि आप 12 बजे लंच कर रहे हो तो आप 12:30 भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता एक दिन आप 12 बजे खाओ और एक आप 2 बजे खाओ।
फिर आपको अपच, बदहजमी ऐसी चीजें होंगी, आपका शरीर बीमार होगा, टॉक्सिन्स ज्यादा बनेंगे। तो आपको एक साइकिल में अपनी बॉडी को लाना है, मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे मेरा पहला मील जाएगा, इतने बजे मेरा दूसरा मील जाएगा। और देखिए एक डिसिप्लिन तरीके से आपको रहना है, हाँ। क्योंकि आपको देखो अभी भूख लगने को आप बोलते नहीं हो शरीर को मुझे भूख लगी है, शरीर आपको बोलता है कि आपको भूख लगी है। और शरीर कैसे डिसाइड करता है, वो आपके इस बायोलॉजिकल क्लॉक के थ्रू डिसाइड करता है, कल मुझे 2 बजे खाना मिला था तो आज भी मुझे 2 बजे खाना मिलेगा। और अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर आपके शरीर में वो एसिड बढ़ जाएगा, उससे बॉडी भी एसिडिक हो जाएगी। एसिड का मतलब ये नहीं कि आपका पेट एसिडिक हो जाएगा, बॉडी एसिडिक हो जाएगी। फिर आपको कोई आपके पास रास्ता नहीं बचता है, फिर आपको पंचकर्म करवाना पड़ेगा। वो जितने टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में ऑलरेडी चले गए हैं उसको फ्लश आउट करना पड़ेगा और फिर एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, एक आम धारणा है जो दर्शक भी बोलते हैं और मेरे दिल में भी है, मैं इसको डाउट को क्लियर करना चाहूंगा कि पंचकर्मा बहुत महंगा है, ये बड़े अमीर लोगों की चीजें हैं, जो निर्धन आदमी है वो कहाँ से ये चौंसले करेगा। तो ये क्या सत्य है कि सस्ते दामों में हो सकता है? बहुत बड़ा मिथ है। यही पंचकर्म के बारे में मिथ नहीं है, ये डाइट के बारे में भी मिथ है। अगर आपको क्या लगता है कि एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी जो है उसके पास बहुत बढ़िया डाइटिशियन है, उसके पास 4 तरह के हेल्प मौजूद हैं जो उसको काट काट के सैलेड दे रहे हैं। हमारा एक स्लोगन है कि जो फूड, जो न्यूट्रिशन है आपका, बेसिकली इट्स नॉट अ लग्जरी, न्यूट्रिशन इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। एंड मार्क माई वर्ड्स, मतलब आजकल इतना डाइटिशियन आ गया है और इतना तरह का वो खाना बताता है, आप ये वाले लेंटिल्स लो, आप ये वाले आटे लो, आप ये कुछ करने का संभव नहीं होता है। लेकिन अगर आप संतुलित भोजन खाते हैं वो आपके जंक फूड से सस्ता होता है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कोई भी संतुलित आहार पिज्जा के जितना महंगा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। कोई भी, अभी कौन सा जूस है जो कोको कोला से ज्यादा महंगा है? आप घर पे यूज कर सकते। कौन सा सैलेड है जो समोसे से ज्यादा महंगा है? आप सीजनल खाइए ना, तो वो आपको कभी भी महंगा नहीं पड़ेगा। उसी तरह से पंचकर्म के बारे में भी मिथ है कि ये बहुत महंगा है। आप कंपैरिजन कहां कर रहे हो? आप डाइटिंग का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हो तो आप गलत हो। आप अगर अपनी दिनचर्या का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हो तो आप गलत हो। पंचकर्म किसी चीज का सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो अवस्था में है जब आगे कुछ बचा नहीं है। अगर आप कंटेम्पररी साइंस की भी ऐसी ही कुछ पद्धतियों को लेके चले जो वो कर रहे हैं, इफ आई वांट टू नेम इट लाइक बेरियाटिक सर्जरी और समथिंग, आप कंपैरिजन करें तो उसके तो बहुत ज्यादा सस्ता है, बहुत ज्यादा सस्ता है उससे और बहुत अफोर्डेबल है। उसके बावजूद अगर हमें ये लगता है कि हम नहीं इसको अफोर्ड कर सकते हैं, देखो हर तरह का लोग हैं। मेरे पास कई बार बेचारे बहुत गरीब लोग आते हैं तो उनको बोलता हूँ सर सैलेड खाना है, तो सर हम गरीब लोग हैं, हम सैलेड कैसे खाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब सीजन पे खीरा होता है तो बहुत सस्ता होता है, तो आप वो खाइए, आप 2 खीरे खा लीजिए और साथ में आप दाल आप खाते हो, उसके साथ सब्जी खा लीजिए। क्वांटिटी ऑफ फूड जो है वो तो उतना ही रहेगा, उसमें तो चेंज नहीं आने वाला। तो वो क्वालिटी को इंप्रूव करना, और वो बिल्कुल भी महंगा नहीं होता। उसी तरह से पंचकर्मा भी महंगा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई आदमी जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ मोटापे की बात नहीं है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें आपको पंचकर्म की जरूरत पड़ेगी और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो हम उसमें बिल्कुल आपकी सहायता करते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि हमारे पास आके रहना है, पंचकर्म करवाना है, जैसा कि लोग बोलते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं। कॉस्ट कटिंग किया जा सकता है। डिटॉक्स के और भी तरीके हो सकते हैं जो पंचकर्म से मिलते जुलते हैं। जैसे अब विरेचन है, एक पूरा प्रोसीजर है 7 से 10 दिन का। अच्छा। उसी चीज को हम मृदु विरेचन के रूप में कर सकते हैं जो बहुत सस्ता पड़ेगा, नॉट इवन हाफ ऑफ अ कॉस्ट। डेफिनेटली एफिकेसी उस लेवल पे नहीं होगी, लेकिन कुछ नहीं करने से कुछ करना बेटर है। और इतना भी महंगा नहीं है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, और जो नहीं कर सकता उसकी हेल्प के लिए हम लोग हैं। अच्छा, अब जब बात हुई रही, जैसे मैंने प्रोग्राम के ओपनिंग में कहा था, आप अपने एक संस्था से जुड़े हैं जिसका नाम आर्ट ऑफ लिविंग है। वो काफी समाज के लिए अच्छे काम करते हैं और अब वहां से प्रेरणा लेके आपने, मैं जब मिला, काफी गरीब रोगी आपके क्लिनिक पे मिले जिनको मुफ्त उपचार भी मिल रहा था। तो मैं चाहूंगा दर्शकों के लिए भी कि हमारे नंबर्स सभी स्क्रॉल हो रहे हैं, वो आप नोट कर सकते हैं, मेरे को भी कॉल कर सकते हैं। अगर किसी निर्धन रोगी को जरूरत पड़ती है पंचकर्मा की, तो मैं डॉक्टर साहब को उनकी डिटेल्स भेज दूंगा।
तो आप ये कैसे मैनेज करते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि अपनी जेब से लेना बहुत मुश्किल होता है, तो आप कैसे करते देखिए, हैं एक डॉक्टर तो साहब? ये है जहाँ पे आप अगर कुछ सोच के कुछ अच्छा काम कर रहे हो, अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो आपने इसीलिए बुलाया है कि नहीं ये एक अच्छा आदमी है, इससे बात करके देखते हैं ये कैसे भाई होता है। सही तो बात है। वो एक रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। जैसे मैंने अपना जब एजुकेशन कंप्लीट किया तो उसके बाद मैं पहले से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ था, तो उसके बाद मुझे एक ऑफर आया कि व्हाई डोंट यू वर्क विद अस। तो मैंने कहा हाँ, काम कर सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं। मैंने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया। आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मदद करते हैं बाकी लोगों की भी। जैसे गुरुजी का एक विजन है, तो गुरुजी का एक विजन है, लेकिन उसके साथ जो जुड़े हैं वो हमारे और आपके जैसे लोग हैं। बिल्कुल। तो अगर कहीं पे सहायता की जरूरत पड़ती है, जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पॉश गाड़ी में आते हैं, 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी में आते हैं, और वो अपने ड्राइवर को मेरे लिए लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब आप इसका इलाज करो, विल पे इट। तो हम उसका डेफिनेटली कंसेशनल उसमें करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये करना नामुमकिन है। और फिर एक संस्था से आप जुड़े होते हो तो वो सपोर्ट हमेशा रहता है। वो दिन अभी तक तो नहीं आया कि मैं संस्था के पास गया हूँ, मैंने बोला हो कि ये आदमी बहुत गरीब है और इसको बहुत ज्यादा जरूरत है, और हम इसको अगर चार्ज नहीं करेंगे तो ये हमारी कॉस्टिंग है, तो हम कैसे मैनेज करेंगे। तो वो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं कि नहीं आप करिए, जो होगा हम देखेंगे। इसके अलावा हमारे बहुत सारे क्लिनिक हैं जो नाड़ी परीक्षा करते हैं, वहां पे भी ये सब चीजें जो है वो हम कंसीडर करते हैं। तो अगर आप चाह रहे हो, आपका जो उद्देश्य है, अभी एक डॉक्टर बनने का 2 उद्देश्य हो सकते हैं। एक, आप जेन्युइनली चाहते हो कि आपको लोगों को ठीक करना है, तो फिर उसमें पैसा है, नहीं है, कम है, ज्यादा है, सब्स्टिट्यूट्स हैं, लोग हैं जो हेल्प करते हैं, एनजीओज हैं जो हेल्प करते हैं, हमारी भी हेल्प करते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग काफी हेल्प करता है। तो वो इमेटेरियलिस्टिक क्वेश्चन हो जाता है। तो डेफिनेटली जो लोग अफोर्ड नहीं करते हैं हम उनकी सहायता करते हैं। सो ये हेल्थ कोच का मंच आपके इस जज्बे को सलाम करता है। हम हमेशा ऐसे डॉक्टर्स चाहते हैं हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छे लोगों की कमी नहीं है, जो आपने सही कहा। हमने भी जैसे प्रोग्राम शुरू किया तो हमें भी काफ़ी मुश्किल आ रही थी, लेकिन दिशा टीवी हमारा बिल्कुल बिना किसी लालच के हमारा सपोर्ट करता है, तो तब हम जाके इतनी जानकारी दर्शकों के पास ले सकते हैं। तो आपका कोई खास अनुभव? मैंने काफ़ी सारे रोगी देखे वहाँ। एक ही तरह मोटापे का तो आज टॉपिक था, इसलिए तो मैंने सारे तरह के रोगियों से मिला मैं, फिर अलग अलग एक्सपीरियंस थे, तो मेरा मन में आया कि मैं आपसे पूछूंगा कि कोई खास अनुभव आपका रहा हो जो हम शेयर करें। देखो, और अगर मोटापे पे मिले तो बहुत ही बढ़िया होगा। देखिए खास अनुभव तो बहुत हैं। अगर मैं मोटापे से एक बात करूं तो बिल्कुल मेरा जहाँ पे वो सेंटर है उसके बिल्कुल अपोजिट उसका कोई रिलेटिव था, और बड़ा यंग लड़का था वो, कुछ 28-29 साल का लड़का था, और वो मेरे पास आया। बहुत फैट, मतलब वेट उसका 120 किलो था, लेकिन ऐसा कुछ बहुत बड़ा पेट निकला हो ऐसा नहीं था, बहुत लंबा चौड़ा आदमी था वो। तो उसने कहा कि उसको शुगर हो गया, और उसको साइकोलॉजिकली वो बात हिट कर गई कि मेरे को शुगर हो गया और मैं ठीक नहीं हो सकता। और मेरा डॉक्टर साहब ये बहुत जरूरी बात कही आपने। हमारे ट्यूनिंग ऐसी कर दी गई है कि कई बीमारियों में आप ठीक नहीं हो सकते, अब वो दवाइयां खाते रहो। देन यू आर अ परमानेंट कस्टमर, देन यू आर नॉट अ पेशेंट, देन यू आर अ परमानेंट कस्टमर। हम इस प्रोग्राम के मंच से डेफिनेटली बोलते हैं कि अपनी जो मूल चिकित्सा पद्धति पे उस पे ध्यान दो। आप अपना, हम नहीं कहते इलाज आप ना करो, तो जब आपके क्लिनिकल पैरामीटर्स अच्छे होते हैं तो आप दवाइयां लेना बंद करो। तो मैं इस पे आता हूँ, तो उसका एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। तो वो लड़का मेरे पास आया, तो उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने कहा कि सर ऐसे ऐसे है, ये हमारा रिश्तेदार है और उसको ये समस्या है, इसका क्या समाधान है। तो मैंने उसको कहा एक काम करो, बाहर हमारे डाइटिशियन बैठे होंगे, आप उनसे मिलो। पहली चीज, अगर आपने 20-25 किलो वेट कम कर लिया, आप ठीक हो जाओगे। भले आप खुद करो या हमसे करो, जैसे भी करो तो मतलब जैसे भी, मतलब हेल्दी वे से करो। आप और भी लोग हैं जो मोटापा कम करने में मदद करते हैं और अच्छे तरीके से भी करते हैं। तो मैंने कहा आप ये करो, क्योंकि वो वहां नहीं रहता था। उसने बोला ठीक है सर, हम यहाँ पे आपका डाइट्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। उसने कुछ पंचकर्मा लिया 6-7 दिन का, उसके बाद वो चला गया। वो शुरू में जो मोटिवेशन रहता है वो कितने लंबे टाइम तक चलेगा, वो एक बहुत समस्या है। वो लड़का मेरे पास 3 से 4 महीने बाद आया, और वो अंदर आया और उसने बोला कि सर मेरा वेट कम हो गया, मैंने अपना, अभी मेरे को क्या करना है। मैंने कहा कुछ नहीं, आप अपना शुगर टेस्ट करवाओ, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां चलेंगे और देखते हैं। वो लड़के का शुगर बिल्कुल नॉर्मल था, और वो आज कोई दवाई नहीं लेता। उसने आयुर्वेदिक दवाई नहीं ली। एक हमारा एक प्रोडक्ट आता है करेला जामुन जूस, तो उसके ऊपर लिखा होता है इट्स फॉर शुगर, तो उसने वो लिया। दैट इज लाइक ओके, बट इट्स नॉट अ हार्डकोर मेडिसिन कि आपका शुगर हो गया है आप ठीक। तो वो
टाइप 2 डायबिटीज में पड़ता था, बहुत अर्ली स्टेज में आया और उसने उस बात को समझा तो वो कर। नॉर्मल होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा। उसका क्रेडिट मैं खुद को नहीं लेता हूँ, क्योंकि 4 महीने में अगर उस बच्चे ने 25 किलो वेट लूज किया है, यस यस यस, नहीं तो डायबिटिक ट्रीटमेंट है, सिर्फ OHAs, उसके बाद फिर वो एक चेन रिएक्शन उस चक्कर में फंस और जाते हैं। एक तरह से हमें एक कंफर्ट जोन में डाला जा रहा है। बिल्कुल, आप इस बात को समझिए, जब हम कोई दवाई ले बहुत रहे हैं, जरूरी मैसेज, बहुत सही मैसेज दे रहे हो कि हमें एक कंफर्ट जोन में डाला जा रहा है कि हम दवाई खाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं अगर आप कुछ कर सकते हो तो दवाई खाओ, ये ठीक नहीं है जो हम कर रहे हैं कि मैं स्ट्रेस्ड हूं, मेरे को रात को नींद नहीं आती है तो मैं पिल लेके सो जाऊंगा, मेरे अंदर शुगर है, मैं एक पिल लूंगा और उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद मैं मिठाई खाऊंगा। बहुत सही बात कर रहे थे। ये लिबर्टी आपको दी हुई और ये लिबर्टी दी जाती है कि आप एक मिठाई का पीस खा सकते हो दिन में, आप 2 मिठाई का पीस खा सकते, क्यों खा सकते हैं? मैं कहता हूं आप पूरा डिब्बा खा सकते हैं, एक बार ठीक तो हो जाइए। आप एक पूरी जिंदगी के लिए कस्टमर मत बनिए। आप एक रोगी बन के गए हो तो आप उसका समाधान निकालिए, जो भी पॉसिबल वे है और जो भी चिकित्सा पद्धति है उसके थ्रू निकालिए और फिर खुल के जियो। ये थोड़ा थोड़ा करके और परमानेंट कस्टमर बन के, कई केमिस्ट मेरे पास आते हैं कि ये मेरा परमानेंट कस्टमर ऐसे बोलते हैं, ये मेरा परमानेंट कस्टमर है सर, आप इसको एक बार देखिए कि क्या समस्या है। तो ये मतलब ये लगातार आते रहे, एक दूसरे दवाइयां खाते रहे, दवाइयां खाते रहो, ये चलता रहेगा नहीं, हमें सोचना पड़ेगा। और ऐसा कोई पद्धति नहीं है, आयुर्वेद भी नहीं है, कोई पद्धति ऐसा नहीं है जो आपका लाइफस्टाइल ठीक किए बिना आपको रोगों से मुक्ति कर दे। अगर आपको सपोज ये तो मोटापा तो बहुत लंबे टाइम की एक बीमारी बोल रहा हूं मैं, एलर्जी ले लो, एक छोटा सा खांसी जुकाम ले लो, अगर आपको हुआ है, आपको किसी वायरस या किसी बैक्टीरिया के संपर्क में आने से हुआ है, तो आप संपर्क में आओगे, आप बीमार पड़ोगे। आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना ही पड़ेगा, उसके बिना जो शॉर्टकट देख रहा है वो नहीं चलेगा और बाद में वो पद्धति को भी बदनाम करेगा। ये बोलते हैं ये चलता रहा है, आप गलत तरीके से करें या गलत लोग आ गए इस लाइन में, फिर हम अपना विश्वास जो है मूल चिकित्सा वो लोग ज्यादा कंफर्ट भी देते हैं। एक डॉक्टर आपको कभी नहीं बोल सकता कि आप कुछ भी उल्टा सीधा खाइए आप ठीक रहोगे। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो फिर उसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा कि वो डॉक्टर है भी बड़ी बात या नहीं है। वो ऐसे नहीं चल सकता है। आपको टाइमली उठना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, एंड दिस इज अ वे ऑफ लाइफस्टाइल। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत सारा खाना कम कर दो, बिल्कुल दुबले हो जाओ, ऐसा नहीं होता है। आप टाइम से उठो, टाइम से खाओ, धीरे धीरे वेट जाएगा और जब वो जाएगा तो आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मैं ये खा सकता हूँ या नहीं। मेरे को लोग पूछते हैं सर आप समोसा खाते हो, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हो? हाँ खाता हूँ, बिल्कुल मैं खाता हूँ समोसा, क्योंकि वो उतना एक्सरसाइज आपका होना चाहिए। आप एक समोसा कब खा रहे हो? अगर आप 15 दिन में एक बार खा रहे हो, महीने में एक बार खा रहे हो, किसी के यहाँ गए हो तो क्या बोलोगे मैं समोसा नहीं खाऊंगा? नहीं, आप खा सकते हो उसको। उसका आप एक एक्सरसाइज करिए, उससे वो बेटर होगा, योग करिए, उससे वो बेटर होगा। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ देना है। सुरक्षा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही लाभकारी जानकारी दी आज हमारे दर्शकों को। मुझे पूरी उम्मीद है उनको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। आप हमें अपने सुझाव और सवाल भेज सकते हैं 9540339361 पे। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@mediaresearchacademy.com पे। अपने आसपास सफाई रखें, पानी बचाएं और पॉलीथीन को ना कहें। अगले रविवार फिर से एक नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें हेल्थ कोच, सिर्फ दिशा टीवी पर। नमस्कार। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना